वन मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो जनवरी 2023 में सीटेट की परीक्षा हुई थी उसके ईवीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, कि इस बार जो परीक्षा हुई थी उसमें हर बार से कुछ अलग प्रश्न पूछे गए थे। मतलब जैसा सीटेट का पैटर्न रहता है हमेशा, उससे कुछ अलग हटकर प्रश्न थे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे कि क्या थे वो प्रश्न, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें सभी प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हो। यानी कि हमें ऐसा खाना इसमें से देखना है जो जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि अंडों में, दाल में और मछली में खूब सारा प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के समूह को चुनिए। यानी कि हमें एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर चुनना है जिसमें एक राज्य हो और एक केंद्र शासित प्रदेश हो। तो देखिए, मिज़ोरम, झारखंड, बिहार और नागालैंड ये दोनों राज्यों के समूह हैं। इसके अलावा ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी, ये अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है और पुडुचेरी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैप से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं, चाहे वो उनके पूछने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन मैप से एक प्रश्न ज़रूर ही आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है उसके दो तट हैं, एक अरब सागर और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर हमसे बंगाल की खाड़ी की पूछा गया है। तो एक बार चलिए हम आपके लिए मैप दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड जो है ये पूरी बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा उड़ीसा, और ऊपर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी के तट पर हैं। चलिए अब अपने प्रश्न पर वापस चलते हैं। तो हमें बंगाल की खाड़ी के तट वाले राज्य देखने थे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ही यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु तीनों इसके जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य, देखिए उसमें समुद्र तटीय राज्य पूछे गए थे, इसमें यहाँ पर कोई भी राज्य दे देगा और उसके पड़ोसी राज्य आपसे पूछ लेगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि आपको मैप को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ के और सारी चीज़ें देखकर जानी है अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो देखिए, मध्य प्रदेश के राज्य देखने से पहले हम एक बार फिर मैप पर चलेंगे। तो देखिए, ये है हमारा मध्य प्रदेश जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में, और इसकी राजधानी है भोपाल। तो देखिए, इसकी सीमा से उत्तर प्रदेश लगता है, यहाँ पर राजस्थान भी है, इसके अलावा गुजरात भी है। उत्तर प्रदेश हो गया इधर, ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है। ये सारे राज्य मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो अब अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, बिहार नहीं है, इसके अलावा झारखंड नहीं है और उड़ीसा भी नहीं है। तो इन तीनों को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो निकल के आता है। अभी हमने मैप में भी देखा था कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। और आपको पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना है। अब आपको कमेंट में बताना है कि बिहार राज्य से कौन सा एक राज्य अलग होकर बना है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जो बिहार से अलग होकर बना है। अगला प्रश्न है कि राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है उसका नाम कुचिपुड़ी है, और आप सभी जानते हैं कि जो कथक है वो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा जो लावड़ी है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, और जो बुइया है वो अरुणाचल प्रदेश का है। अब आपको कर्नाटक, तमिलनाडु और असम के जो नृत्य हैं उनके नाम कमेंट में बताने हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका N2। N2 आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा CO2, N2O, CH4 ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं।
अगला प्रश्न है कि ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने के लिए 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे क्या कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि ओजोन की परत में लगातार छेद होता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए उसके लिए सभी देशों ने मिलकर एक समझौता बनाया था, जिस पर हस्ताक्षर किए थे, और उसका नाम क्या है वो हमें बताना है। तो इसका नाम होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम एक बार दूध मिला दें जल में तो वो अलग नहीं हो सकता, चीनी भी अलग नहीं हो सकती, इसके अलावा हल्दी भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम रेत और चौक का जो पाउडर होता है उसको अलग करना चाहें तो वो अलग हो जाएंगे, इसलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, हमें उन्हें धोना चाहिए, क्योंकि अगर हम धोएंगे, काटने के बाद धोएंगे तो उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अधिक देर पकाने से भी जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, प्रश्न नंबर 10 है कि लौह तत्व यानी कि आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह इनमें से कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं कि आंवला, पालक और गुड़, इनमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जो पक्षी होते हैं वो निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोल्टिंग, यानी कि झाड़ना। पक्षी अपने पंखों को निश्चित समय के बाद झड़ा देते हैं, उसको मोल्टिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी क्षेत्र में जल की कमी कब कही जा सकती है। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में जल की कमी उस समय पर हम कहेंगे जब वहाँ पर जो प्राप्त होने वाला पानी है वो खाना पकाने के लिए और पीने के लिए असुरक्षित है, तब हम उस क्षेत्र में जल की कमी कह सकते हैं। यानी कि जब किसी को पीने के लिए और खाना बनाने जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए अगर जल उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है तो उस क्षेत्र में जल की कमी कही जाएगी। अगला प्रश्न है कि कुड़ुक भाषा में तोरंग का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, जो कुड़ुक भाषा है वो हम सभी जानते हैं कहाँ, अगर आपने NCERT पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो कुड़ुक भाषा है वो आपकी झारखंड में बोली जाती है। और इस तोरंग जो होता है इसका अर्थ होता है वन, यानी कि जंगल को तोरंग झारखंड में बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्यतः क्या लक्षण होंगे। तो जो मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति होगा उसको ठंड लगती है, यानी कि कपकपी आती है, और इसके साथ ही बुखार आता है। अगला प्रश्न है कि सौर सेल के निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल को बनाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसका नाम है डी, सिलिकॉन। अगला है कि गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो देखिए, गिर राष्ट्रीय जो पार्क है वो गुजरात में है आपका। अगला प्रश्न है कि जो पशु अंडे देते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, जो पशु अंडे देते हैं उनके कान दिखाई नहीं देते हैं, इनके आंतरिक कान होते हैं, कान के स्थान पर छोटे से छेद होंगे और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। इसके अलावा जो पशु बच्चे देते हैं उनके बाहर कान होते हैं और शरीर पर बाल भी होते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 19 कि पेट्रोलियम और कोयले को अनवीकरणीय ईंधन क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखिए, ये जो होते हैं पेट्रोलियम और कोयले जैसे जो ईंधन हैं इनको बनाने में बहुत सारे साल लगते हैं, क्योंकि जब जो पशु पेड़ पौधे जब ज़मीन में दब जाते हैं और कई हज़ारों सालों तक जब वो उसमें दबे रहते हैं तो उनसे पेट्रोलियम और कोयले जैसे ईंधनों का निर्माण होता है। तो इसे बनाने में बहुत साल लगते हैं, इसलिए इसे रिन्यू नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाते हैं। तो देखिए, वो अपने साथ इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि सांस उनको लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऊंचाइयों पर यानी कि जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें क्या महिलाएं घूंघट निकालकर
सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, तो इस नृत्य का क्या नाम है, यानी कि वहाँ पर इस नृत्य को क्या कहा जाता है। तो देखिए इस नृत्य का जो नाम है वो है भवाई। भवाई नृत्य में सिर पर महिलाएं घड़े रखकर नृत्य करती हैं। अगला है प्रश्न कि मधुबनी क्या है। तो देखिए मधुबनी हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि मधुबनी एक पेंटिंग है कहाँ की, बिहार की, जिसमें चावल में रंगों को घोलकर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला या आदिवासी उत्सव कौन सा है। तो देखिए इसका जो नाम है वो है समक्का सारालम्मा जात्रा। समक्का सारालम्मा जात्रा जो है वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला है। अगला प्रश्न है कि ये एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल, यानी कि जो मल का जल होता है, इनकी जो हमारा टॉयलेट्स वगैरह होती हैं, इनकी जो गंदगी होती है उसको कैसे साफ़ किया जाता है। अब इस बारे में क्या हमारी सामाजिक चिंता है, तो वो है देखिए अब भी कई जगह इन्हें हाथ से साफ़ किया जाता है, तो ये एक सामाजिक चिंता का विषय है। इसे हाथ से साफ़ नहीं करवाया जाना चाहिए किसी और व्यक्ति के द्वारा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि पोचमपल्ली क्या है। तो देखिए जो पोचमपल्ली होती है वो एक साड़ियों की कढ़ाई होती है, कपड़े पर कढ़ाई की जाती है, इस पर ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं। पोचमपल्ली उसका एक नाम है। अगला प्रश्न है कि वाराणसी की जो कढ़ाई की अद्वितीय कला है उसका क्या नाम है, यानी कि वाराणसी में एक बहुत ही फेमस कढ़ाई है, उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है ए जरदोजी। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंतरिक्ष में यात्रा के लिए प्रयोग करेंगे, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में जाएगा तो वो किस चीज़ का उपयोग करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी रॉकेट। अगला प्रश्न है कि लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर क्यों स्थानांतरित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेहतर रोजगार के अवसर और शैक्षिक सुविधाओं के लिए। अगला प्रश्न है हमारा कि योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का जो अध्यापक है वो निश्चय करता है कि वो 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा। तो इस योग राजधानी का नाम क्या है। तो देखिए इसका जो नाम है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न है आज का कि घर में बच्चों को धीरे धीरे खाने के लिए और अच्छी तरह चबाने के लिए क्यों कहा जाता है। तो देखिए इससे क्या होता है, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है अगर हम खाने को अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। आई होप आपके इसमें से अधिकतर प्रश्न सही हुए होंगे, क्योंकि अब पेपर के बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।